हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल उपाध्याय अकेडमी पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, हमने कूलाम का नियम कंप्लीट कर लिया है। अब उसके आगे देखते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम नियम में क्या अंतर है। तो हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग लगाएंगे कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। क्या अंतर है इन दोनों में? कूलाम बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, आज हम लोग इसको समझेंगे थोड़ा सा। इसके पहले मैंने कूलाम बल आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। क्या है कूलाम बल, इसके बारे में मैंने बता दिया है। अब इसका थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा क्या अंतर है इनमें देखें। देखिए, जो कूलाम बल होता है वो दो स्थिर बिंदु आवेश पर कार्य करता है। जैसे मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की जो दूरी है स्मॉल r है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये आपका दो पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, M1 और ये M2। पहला अंतर क्या है? तो इनके बीच की दूरी प्यारे बच्चों है स्मॉल r है। तो इसका पहला अंतर क्या हो गया कि कूलाम बल जो कार्य करता है वो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्य करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो वस्तुओं के द्रव्यमान पर कार्य करता है। पहला अंतर आप लिखेंगे कि कूलाम बल जो है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो वस्तुओं के द्रव्यमान पर कार्य करता है। पहली बात। दूसरा है इसका, दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि कूलाम बल जो होता है वो आपका आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है। जो कूलाम बल होता है वो आकर्षण और क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण बल हो सकता है। मतलब ये दोनों बिंदु आवेश आपके सजातीय हो सकते हैं। सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण, सजातीय का मतलब दोनों पर प्लस या दोनों पर माइनस हो। और आकर्षण का मतलब होता है कि दोनों बिंदु आवेश जो होंगे वो आपके कैसे होंगे, विजातीय होंगे। मतलब एक पर अगर प्लस आवेश है तो दूसरे पर क्या है, माइनस आवेश है। आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल में सदैव आकर्षण होता है। सदैव क्या होता है प्यारे बच्चों, आकर्षण होता है। इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता, इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, इसमें केवल आकर्षण बल ही कार्य करता है। तो याद रखें पहला अंतर क्या है। तो पहला अंतर यह है कि कूलाम बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के बीच में कार्य करता है। दूसरा अंतर यह है कि आकर्षण बल जो होता है, जो कूलाम बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं, और जबकि आपका गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, इस पर प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो तीसरा नंबर देखिए, तीसरा जो पॉइंट है इसका वो पॉइंट है कि आपका जो कूलाम बल होता है, कूलाम बल मतलब आकर्षण एवं प्रतिकर्षण जो होता है ये माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की किस पर निर्भर करता है बेटा? तो प्रकृति पर निर्भर करता है कि ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब आपको कूलाम बल अगर लगाना है तो कूलाम बल के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने कूलाम बल में पढ़ा कि निर्वात है तो आकर्षण बल कुछ और होता है, अगर निर्वात नहीं है तो आकर्षण बल उसमें कुछ और होता है। इसके पहले की वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे 12th की जो प्लेलिस्ट है
उस पर जाकर हमारे जो इसके पहले की वीडियो है उसको ध्यान से समझकर तब ये वीडियो आप लोग देखें और उसको समझें। तो कूलाम बल किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि माध्यम आपका कैसा है, निर्वात है तो यह बल सबसे ज्यादा कार्य करता है, धातु है या कांच है या मोम है तो ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जबकि आपका गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। मतलब माध्यम चाहे जो हो, आपने देखा कि जो पृथ्वी है हमारी वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच एक वृत्तीय गति होती है और याद रखें वृत्तीय गति अगर किसी दो पिंडों के बीच हो रही है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। और इनको आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? तो इनको आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी और सूर्य के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। देखिए कहने का मतलब चाहे वहां वायु हो चाहे ना हो फिर भी ये गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ये मुख्यतः इनके तीन अंतर हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे कि क्या है। पहला तो पहला है कूलाम बल दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है। दूसरा जो गुरुत्वाकर्षण उन दो वस्तुओं के द्रव्यमान पर कार्य करता है। दूसरा है इसमें कि कूलाम बल में आकर्षण में प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की बलों पर कार्य करता है और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल और केवल आकर्षण बल होता है। और तीसरा यह है कि ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और इसमें तीसरा है कि ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए टॉपिक है आपका कूलाम बल का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ ये इसका इंग्लिश वर्ड है, तो याद रखें कूलाम बल का सदिश निरूपण। आप सभी जानते हैं बल एक सदिश राशि है। बल क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि का अर्थ ये हो गया कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा होना भी आवश्यक होता है उसे आप क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो कूलाम बल का सदिश निरूपण कैसे करते हैं हम लोग? यहां हम लोग लेते हैं दो अक्ष, ये मैंने लिया है दो अक्ष लिया है। ये आपका निर्देशांक अक्ष कहलाता है। ये आपका एक्स अक्ष होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष निर्देशांक अक्ष। और ये आपका होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं प्यारे बच्चों। और ये आपका क्या होता है? मूल बिंदु होता है। इसको मैंने मान लिया ये आपका क्या है? मूल, ये आपका मूल बिंदु O है। अब यहां पर देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इस निर्देशांक तल पर आप दो बिंदु आवेश लीजिए। एक ये बिंदु आवेश है और दूसरा मैंने ये बिंदु आवेश लिया है। मैंने क्या किया है कि एक निर्देशांक अक्ष लिया है, ये x अक्ष है और ये इसका क्या है? y अक्ष है। इस निर्देशांक अक्ष पर मैंने दो समान बिंदु आवेश लिया है, दो समान स्थिर बिंदु आवेश लिया है। समान का अर्थ क्या बच्चों ये है कि अगर ये बिंदु आवेश प्लस q1 है, बिंदु आवेश क्या है आपका? अगर ये प्लस q1 है तो ये बिंदु आवेश भी आपका क्या होगा? प्लस q। ये प्लस दोनों बिंदु आवेश कैसे हैं? समान है। इसको मैं रिप्रेजेंट किया हूं q1 और इसको प्रदर्शित किया हूं क्या? q2 से। देखिए अगर इस बिंदु का हमें स्थिति देखना है। देखिए आपको कूलाम बल का सदिश निरूपण के लिए थोड़े से वेक्टर जो आपने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है वो उसका नॉलेज होना आवश्यक है। अगर वेक्टर आपने नहीं पढ़ा है 11th में तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको यहाँ समझाने की, तो बड़े ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि मैंने दो तल लिए हैं, एक x अक्ष लिया दूसरा y अक्ष लिया है। इस तल पर हमने समान स्थिर बिंदु आवेश लिए हैं। एक को मैंने नाम q1 दिया है, दूसरे को नाम मैंने q2 दिया है।
प्यारे बच्चों, अगर मुझको इसकी स्थिति बतानी है, क्या बतानी है, स्थिति बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस मूल बिंदु से इस Q1 की ओर एक रेखा खींचूंगा। तो देखिए खींचता हूं मैं, इस मूल बिंदु से Q की ओर एक रेखा खींच दिया मैंने। ये देखिए मूल बिंदु से Q की ओर एक रेखा खींच दिया, जिसकी दिशा किसकी ओर होगी, Q की ओर होगी। तो ये बताएगा Q1 की स्थिति सदिश मूल बिंदु से, Q1 की स्थिति सदिश मूल बिंदु से, इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर R1। तो आप देखें यहां वेक्टर R1 क्या है, तो वेक्टर R1 जो है वो होता है Q आवेश Q1 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। इसी प्रकार अगर मुझे Q2 की स्थिति चाहिए, तो Q2 की स्थिति के लिए मैं इस मूल बिंदु से Q2 की ओर एक रेखा खींचूंगा। ये आपका मान लीजिए Q2 है, ये आपका क्या है, Q2। तो मूल बिंदु से Q2 की एक रेखा खींच दिया, और ये इसका क्या हो गई, इसकी दिशा हो गई। तो यहां पर ये मान लीजिए इसकी स्थिति सदिश क्या है, R2। स्थिति सदिश क्या है मेरे बच्चों, वेक्टर R2। ये वेक्टर R2 क्या है, तो Q2 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, इस मूल बिंदु के सापेक्ष। तो यहाँ वेक्टर R2 क्या है, R2 है, वेक्टर R2 है आवेश Q2 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। देखिए मैंने क्या किया है कि इस तल पर दो स्थिर समान बिंदु आवेश लिया, इसका नाम Q2, इसका नाम Q1, इसका नाम Q2। अब देखिए मुझको इसकी स्थिति बतानी है, तो स्थिति बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इस बिंदु को इस मूल बिंदु से मिला दिया है, और इसकी दिशा Q1 की ओर है। दिशा किस ओर है, Q1 की ओर। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर R1 जो है, ये वेक्टर R1 जो होता है, ये आवेश Q1 की स्थिति सदिश दिखाता है किसके सापेक्ष, इस मूल बिंदु के सापेक्ष। और R2 क्या है, तो R2 है प्यारे बच्चों, ये आवेश Q2 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। आई होप आप इस बात को समझ गए। आगे देखें, अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, अब मुझे ज्ञात करना है कि Q1 की Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस Q2 को Q1 से मिला दूंगा, और इसकी जो दिशा होगी वो किस ओर होगी, Q1 की ओर होगी। दिशा किस ओर होगी, Q1 की। और इसकी जो स्थिति सदिश होगी वो प्रदर्शित करूंगा मैं Q1 की देखिए Q1 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। इसको लिखेंगे वेक्टर 1 2। Q1 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। जैसे मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की निकाले, तो उसी तरह हमने किसके सापेक्ष निकाला, इस Q1 की किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। ये R12 वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश है। तो यहां पे लिख दीजिए आप, तो वेक्टर R12 क्या है, तो Q1 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष कह रहे हैं बच्चों, Q2 के सापेक्ष। अब देखिए अभी आपने Q1 की स्थिति निकाली, वो निकाली किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। अब देखिए हमें Q2 की भी स्थिति सदिश लेनी है, किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। तो मैं क्या करूंगा,
इस Q1 से Q2 की ओर एक लाइन बढ़ा दूंगा और इसकी दिशा किसकी ओर होगी, Q2 की ओर। अभी जो नीली वाली आप लाइन देख रहे हैं ये प्रदर्शित करेगा वेक्टर R21, वेक्टर R21। इसका मतलब Q2 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, आवेश Q1 के सापेक्ष। तो इसको लिख दीजिए वेक्टर 21, ये क्या होगा, Q2 की स्थिति सदिश, Q2 की स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, सदिश क्या बच्चों किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूं, इसके बाद मैं इसको रफ करूंगा, फिर आप आगे देखेंगे हम लोग। अब देखें आगे, यहां पर देखें आप लोग एक बार और रिवाइज कर लीजिए। देखिए R1 क्या है, R1 है Q1 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, मूल बिंदु से। R2 क्या है, Q2 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, मूल बिंदु से। वेक्टर 12 क्या है, तो वेक्टर 12 Q1 की स्थिति सदिश आवेश किसके, Q2 के सापेक्ष। और 21 क्या है, Q2 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों समान आवेश है। समान का मतलब इस पर भी प्लस आवेश या इस पर भी क्या है, प्लस आवेश। और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। तो देखिए इस Q2 पर जो बल लगेगा, इस Q2 पर जो बल लगेगा, जो आपका बल लगेगा, इस Q2 पर जो बल लगेगा वो बल होगा किसके कारण, इस Q1 के कारण। और उस बल को हम लोग प्रदर्शित करेंगे F, यहां लिखेंगे 21, वेक्टर F21 क्या है, तो Q2 पर लगने वाला बल किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। मतलब Q1 के कारण इस Q2 पर जो बल लगा है वो है बल वेक्टर F21। F21 किसके कारण बल लगा है इस 2 पर, तो इस Q1 के कारण। और इस पर जो बल लगेगा, मैंने कहा इन दोनों को देखिए, विपरीत का मतलब हो गया ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भगाएंगे। तो इस Q2 की बल की दिशा इस ओर होगी और इस Q1 की बल की दिशा उस ओर होगी। तो यहां पर देखिए इस पर जो बल लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में बल लगेगा और वो बल होगा वेक्टर, यहां पर लिखेंगे F21, F12 वेक्टर। F12 का मतलब हो गया एक पर लगने, आवेश Q1 पर लगने वाला बल किसके कारण, Q2 के कारण लगने वाला बल। देखिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं, आप यहां देखिए। तो ये क्या हो गया, यहां पर हो गया जो आपका वेक्टर 12 है, ये Q1 आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल Q2 के कारण, Q2 के कारण। और जो वेक्टर आपका 21 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2 आवेश पर लगने वाला बल किसके कारण, Q1 के कारण, Q1 के कारण। समझ गया है। अब देखिए अब हमें इसका निरूपण लिखना है, कूलाम बल का निरूपण, सदिश निरूपण। देखिए कैसे करेंगे, कितनी बात हम लोगों ने समझ ली है। अब देखिए मैंने कहा कि सदिश को लिखने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक परिमाण, और परिमाण हमें पता है। देखिए कूलाम बल का जो परिमाण होता है F बराबर होता है, वो होता है प्यारे बच्चों 1/4πε0। अगर ये आवेश आपका किसी माध्यम में है तो क्या आएगा, मान लिया ये माध्यम किसमें, आपका निर्वात में है, तो मैंने यहाँ पर 1/4πε ये लिया मैंने Q1 Q2 अपान क्या लिया है, R²। Q1 Q2 अपान क्या ले लिया है,
आर स्क्वायर, ये परिमाण है। ये किसको बता रहा है प्यारे बच्चों? परिमाण को बता रहा है। देखिए परिमाण को बता रहा है। और दिशा के लिए हम एक सदिश का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एकांक सदिश। देखिए एकांक सदिश का कार्य ही केवल दिशा को बताना है। किसको बताना है? दिशा को बताना। देखिए एकांक सदिश का काम ही होता है प्यारे बच्चों दिशा को व्यक्त करना। जैसे मैं वेक्टर 1 2 का अगर एकांक सदिश लिखूं तो वेक्टर n2 का जो दिशा बताएगा 1 2 का दिशा, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे r12 कैप। r12 कैप क्या बताएगा? ये दिशा बताएगा वेक्टर 1 2 का। और किसकी दिशा बताएगा? बल की दिशा 1 2 की। और जो मैं इस्तेमाल करूंगा अगर r21 एकांक सदिश r21 अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो ये प्यारे बच्चों दिशा बताएगा किसकी? q2 की। किसकी दिशा बताएगा? q2 की। या ऐसे कहें कि अगर मुझे वेक्टर r12 की दिशा लिखनी है तो मैं लिखूंगा एकांक सदिश r12। तो यहां पर देखिए तो q1 पर तो f वेक्टर 1 2 और यहां पर परिमाण पहले आएगा तो परिमाण ये लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपान क्या है? r स्क्वायर। और प्यारे बच्चों इसकी दिशा क्या हो जाएगी? वेक्टर r12 ये हो जाएगी कैप। वेक्टर r12 कैप। इसी प्रकार q2 पर बल, तो q2 पर बल क्या हो जाएगा? f वेक्टर 1 2। यहां पर परिमाण तो सेम है। देखिए परिमाण क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा q1 q2 अपान क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। और दिशा क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? वेक्टर r21 कैप। वेक्टर r21 कैप इसकी क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी। अब देखिए यहां पर जो r1 r2 है ये परिमाण में समान है। परिमाण में देखिए इनकी r12 को ये लिखा जाता है और 21 को ये लिखा जाता है। इसकी दिशा इस ओर है, इसकी दिशा इस ओर है। तो परिमाण सेम है लेकिन दिशा बदली है। तो देखिए जब परिमाण सेम हो दिशा बदली हो तो यहां पर हम लिख सकते हैं वेक्टर r12 कैप बराबर होगा माइनस किसके? तो ये होगा r21 कैप के। तो जहां r21 है उसकी जगह आप -21 लिख सकते हैं। तो यहां देखिए मैं इसको मेट देता हूं, इस चित्र को मेट रहा हूं मैं। तो बस हो गया, आगे कुछ नहीं है, बस उसको थोड़ा सा सेपरेट करना है फार्मूले को। तो देखिए यहां पर हो गया। तो देखिए यहां पर आ गया अगर f21 वेक्टर बराबर यहां पर लिखा, देखिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह क्या लिखेंगे? देखिए चाहे इसको लिखे चाहे इसको लिखे, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहां पर देखिए मैं पहले f12 को लिख रहा हूं। तो f12 तो यहां पर हो गया परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहां पर देखिए ये हो गया q1 q2 और बटे में क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। और जहां पर 1 2 कैप है उसकी जगह माइनस क्या लिख सकते हैं? माइनस r21 कैप, r12 कैप। अब देखिए माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस आगे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटे क्या है? r स्क्वायर। बटे क्या है प्यारे बच्चों? r स्क्वायर। और ये हो गया कैफ 21r। अब ये देखिए ये पूरी वैल्यू प्यारे बच्चों ये किसके बराबर है? ये वेक्टर f21 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि f12 वेक्टर बराबर होगा माइनस f21 वेक्टर के। f21 वेक्टर के। इससे एक निष्कर्ष निकलता है। देखिए आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहां पर देखिए बल के परिमाण सेम है किंतु इनकी दिशाएं क्या है? इनकी दिशाएं क्या है? विपरीत है। ये माइनस चिन्ह इस चीज को प्रदर्शित करता है। परिमाण में सेम किंतु दिशा में क्या है? बल विपरीत है। और इस कूलाम बल के सदिश निरूपण से हम लोग न्यूटन के तृतीय नियम की व्याख्या
कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया। आप किसी वस्तु पर अगर बल लगा रहे हैं तो वस्तु भी आपकी विपरीत दिशा में क्या लगाता है, बल लगाता है। थैंक यू बच्चों, जो आपने इस पूरे वीडियो को हमारे साथ देखा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप इसको खूब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।